अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है, ताकि आपको ये डेरिवेशन समझ में आए। देखिए, अगर मेरे पास जो है ना एक इस तरह की एक ट्रे है ग्रीन कलर की, और उसके ऊपर मेरे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो जब तक मैं ब्लॉक को ऐसे रखूंगा तो ब्लॉक अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। लेकिन मैं अगर इस ट्रे को टेढ़ा करना शुरू कर दूं तो फिर ये ब्लॉक जो है ना नीचे आने की कोशिश करना शुरू कर देगा। और बहुत ज्यादा टेढ़ा करने पे होगा ये कि ब्लॉक इस तरीके से नीचे आ जाएगा स्लिप होके। बस जिस मोमेंट पे ये ब्लॉक स्लिप होके नीचे आया, उस मोमेंट पर जो एंगल बन रहा होगा ना वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिपोज। तो हम एंगल ऑफ रिपोज को इसी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि द एंगल विच इज मेड व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स बिगिंस टू स्लिप। ठीक है ना, जब कोई बॉडी स्लिप करना शुरू करती है उस वक्त जो एंगल बन रहा होता है उस बॉडी का, तो वो कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। अच्छा, अब एंगल ऑफ रिपोज को समझने के लिए और इसकी डेरिवेशन परफॉर्म करने के लिए ना आपने कुछ बातें समझनी है, जो कि बहुत ही सिंपल सी। मैंने सबसे पहले तो एक टेढ़ी सरफेस बनाई, और उस सरफेस का जो जमीन से एंगल बन रहा है अभी वो थीटा बन रहा है। और मैंने उस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक बनाया है। तो ये एक ब्लॉक है जो उस पर रखा हुआ है, और ये बस स्लिप होने वाला है। ठीक है, तो ये उसी कंडीशन में। अच्छा, इस ब्लॉक का अगर मैं वेट बनाऊंगा ना, तो बेटा वेट तो नीचे की तरफ होगा इस तरीके से, और वेट नीचे है, और ये नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से होगा ऊपर की तरफ। दोबारा देखिएगा। तो वेट जो है इसका नीचे की तरफ है, और नॉर्मल रिएक्शन इसका ऊपर की तरफ इस तरीके से है। अच्छा, अब ये जो वेट और नॉर्मल रिएक्शन है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट नहीं है, वरना होता हमेशा ये है कि वेट नीचे की तरफ होता है तो नॉर्मल रिएक्शन इसके एग्जैक्ट ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, फिर बैलेंस कंडीशन होती है। लेकिन अब ये दोनों आपस में एग्जैक्टली बैलेंस नहीं है। तो होता ये है कि हम इस ब्रेक ये जो इसका वेट है, इसको हम दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। एक होगा इसका ये वाला कंपोनेंट जिसको मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है रेड कलर से, और एक इसका होगा ये वाला कंपोनेंट जिसको मैं बना रहा हूँ ब्लू कलर से। ये वेट के दो कंपोनेंट्स होंगे, और यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा होगा थीटा। अब आप नोट करो, यहाँ पर जो ब्लू वाला कंपोनेंट है ना वो एंगल के सामने आ रहा है। और एंगल के सामने जब भी कोई कंपोनेंट आता है उसके फॉर्मूले में साइन थीटा आ जाता है। तो ये जो है ये है डब्ल्यू साइन थीटा, ब्लू वाला। और ये जो रेड वाला है ना, ये एंगल के बराबर में आ रहा है। तो एंगल के बराबर वाले के फॉर्मूले में आ जाता है कॉस थीटा, तो ये है डब्ल्यू कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट। अगर मैं आपसे पूछूं डब्ल्यू कॉस थीटा क्या कर रहा है, तो वो इस ब्लॉक को जमीन के साथ जो है ना इंटैक्ट रख रहा है, जमीन के साथ दबा के रख रहा है। ठीक है, और डब्ल्यू कॉस थीटा ही असल में आर के ऑपोजिट है। ठीक है, तो मैं ये यहाँ लिख लेता हूं कि आर जो है ना यहाँ पे, वो बराबर है डब्ल्यू कॉस थीटा के। जबकि जो डब्ल्यू साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ब्लू कलर का, इसको अगर मैं चाहूं तो यहां से इरेज करके ऊपर बना सकता हूं, कुछ इस तरीके से डब्ल्यू साइन थीटा। और मेरे पुराने स्टूडेंट्स की बात जानते हैं जिन्होंने पीछे के लेक्चर्स देखे हुए, कि किसी भी वेक्टर को उठा के उसके आमने सामने आप डिस्प्लेस कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने जो वेट का साइन थीटा वाला कंपोनेंट था उसको उठा के वहां बना लिया, तो इसको नीचे बनाने की अब जरूरत नहीं है। और क्योंकि वेट भी दो कंपोनेंट्स में टूट चुका है, तो अब वेट को बनाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये है कि हम यहाँ पर इसके अलावा, जब ये मैं आपसे पूछूं डब्ल्यू कॉस थीटा क्या कर रहा है, तो इसने तो आर को बैलेंस किया हुआ है। और मैं पूछूं डब्ल्यू साइन थीटा क्या कर रहा है, तो डब्ल्यू साइन थीटा असल में इस डब्बे को खींच के नीचे लेकर आ रहा है। और जब ये इसको लेकर नीचे आएगा तो यहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट होगा जिसको ऊपर की तरफ रखने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन ये है कि जो फ्रिक्शन है ना बेटा, वो बराबर है डब्ल्यू साइन थीटा के। तो अब मैं डेरिवेशन के ऊपर आ रहा हूँ। आप यहाँ देखिए कि फ्रिक्शन बराबर होगा डब्ल्यू साइन थीटा के, जबकि आर बराबर होगा डब्ल्यू कॉस थीटा के। तो ये अपनी एक इक्वेशन नंबर 1 है, और एक अपने पास इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर लें, तो एफ जो है वो आर से डिवाइड होगा, और डब्ल्यू साइन थीटा डिवाइड होगा डब्ल्यू कॉस थीटा से। आप ही देखोगे डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास साइन अपॉन कॉस जो है ना बेटा, साइन अपॉन कॉस बन जाएगा टेन थीटा। और दूसरी तरफ चल रहा है एफ अपॉन आर। अच्छा, हम ये बात जानते हैं कि सिंस एक फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू म्यू आर।
और अगर यहां से म्यू को अलग किया जाए तो फॉर्मूला बन सकता है एफ अपॉन आर। जाहिर है म्यू को अलग करने के लिए आर नीचे लाओगे आप इसके एफ के, तो ये म्यू बन सकता है एफ अपॉन आर। और हम अगर और हम अगर यहां पर एफ अपॉन आर की जगह ये म्यू पुट कर दें तो होगा क्या, ये बन जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। और इससे पिछला लेक्चर अगर आपने देखा हो तो उसमें हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन वाली डेरिवेशन की थी। और वहां से हम ये बात जानते हैं कि यार अगर मैं वहां का फाइनल रिजल्ट यहाँ पुट करूँ तो टेन एल्फ थीटा जो है, वो जिसको मैंने म्यू लिखा है, म्यू की जगह इसको लिख सकते हैं टेन एल्फा। अब आप ये देखो एक ऐसी इक्वेशन बन गई जिसमें दरम्यान में इज इक्वल टू लगा हुआ है और दोनों तरफ टेन मौजूद है। तो अगर टेन टेन के बराबर है तो ये जो थीटा है वो एल्फा एल्फा के बराबर होगा। और हम ये कह सकते हैं कि भाई हैंस ये जो थीटा है इट विल बी इक्वल टू एल्फा। तो इस पूरी डेरिवेशन से करके हमें समझ क्या आया, हमें ये समझ आया कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज वो आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, अगर बॉडी इस तरीके से कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में मौजूद हो। तो यही वो डेरिवेशन है जो यहाँ आपको नजर आ रही है और जिसको मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है। तो आपने पेपर में इसमें यही स्टेप्स लिखने हैं और इसकी डायग्राम बनानी है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आप लेक्चर चाह रहे हैं तो उसको नीचे कमेंट कर दें। और अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो वो भी आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं।